हेलो फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूँ अलजेब्रा के ऊपर। जैसा कि मेरे समझ में आ रहा है कि आप लोग को इक्वेशंस फ्रेम करने में दिक्कत हो रही है। इक्वेशन बनने के बाद तो फिर क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं, लेकिन इक्वेशन फ्रेम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। कोई बात नहीं है, बन होगा, इक्वेशन भी फ्रेम होगा और इक्वेशन सॉल्व भी होगा। कोई घबराने की बात नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो मैं और कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ बेसिक अलजेब्रा के ऊपर। इसमें नंबर्स के क्वेश्चन होंगे, एजेस के क्वेश्चन होंगे, हर तरह के हर वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे जो कि आते हैं एग्जाम में जनरली। इन सब क्वेश्चंस के लिए एक चुटकी में बनना चाहिए इक्वेशन, 1 सेकंड में बनना चाहिए इक्वेशन। वीडियो देख करके इसी को सीखना है। मेन इक्वेशन कैसे बनता है, जल्दी से जल्दी इक्वेशन बना देना है और फिर उसको सॉल्व तो सही से करना ही है, क्योंकि कहीं भी अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, आंसर गलत तो सब कुछ गलत। और अलजेब्रा की खास बात यह है कि आंसर आने के बाद इसको वेरीफाई हम लोग कर सकते हैं, तो एकदम वहीं पे ऑन द स्पॉट पता चल जाएगा आंसर जो आया वो सही है कि नहीं है। तो सही आंसर लाना है, हमें एक बार में सही लाना है। यह नहीं कि 4 बार ट्राई कर रहे हो गलत आ रहा है, फिर बार ट्राई किया, फिर ट्राई किया, 4 बार बनाने के बाद सही आंसर आ भी जाता है अगर, तो उससे क्या हो जाएगा, समय तो खत्म हो जाएगा, क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे। इसलिए अलजेब्रा के ऊपर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंस चाहिए हमें, और एक बार में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि इक्वेशन क्वेश्चन जो भी बनेगा, आंसर जो भी आएगा बिल्कुल सही आएगा। वेरीफाई करेंगे हम लोग उसको, एग्जाम आंसर आने के बाद उसको वेरीफाई बिल्कुल करेंगे, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस वेरीफाई के पहले होना चाहिए कि नहीं, जो किया है मैंने सही किया है, कुछ गलत नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ए बॉय वॉज आस्क्ड टू मल्टीप्लाई ए सर्टेन नंबर बाय 50. He multiplied it by 30. He got his answer less than the correct answer by 400. Which was the number to be multiplied? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे जैसा ही कोई बच्चा था, हमारे तुम्हारे जैसा, मेरे से भी होती गलतियाँ। उसे किसी एक नंबर को 50 से मल्टीप्लाई करने दिया गया था। ठीक है, 50 से उसे मल्टीप्लाई करना था, उसने मल्टीप्लाई भी किया, लेकिन 50 की जगह उसने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो उसको इंटू 50 करना था, लेकिन उसने किया इंटू 30। क्या नंबर था हमें नहीं पता है, यही निकालना है एक्चुअली। तो इंटू 30 जब किया तो एक्चुअल आंसर जो भी आना चाहिए था उससे तो कुछ कम आएगा ना। यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए था उससे कुछ छोटा नंबर आ गया उसका आंसर। जो भी आंसर आया उसका, जो एक्चुअल आंसर था उससे नीचे का आया, कम आया आंसर। और उस दोनों का डिफरेंस जो दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस यदि हम लोग निकाल देते हैं तो वो आता है 400। उसका आंसर जो एक्चुअल आना चाहिए था उससे 400 कम आ गया। मतलब इन दोनों को जो सब्ट्रैक्ट कर लिया तो उससे 400 कम आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में यह दिया गया है। तो अब आगे कैसे बढ़े, यदि पता है तो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इसी क्वेश्चन को डील कर रहा हूँ। यदि नहीं पता है तो देखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है, समझने वाली बात है जिसको समझना है। ठीक है, तब हमारे पास एक नंबर था, ध्यान देना यहाँ पे, यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। हमारे पास कोई एक नंबर था, उसको 50 से मल्टीप्लाई करना था और कुछ एक आंसर आना था, लेकिन कर क्या दिया गया है, उस नंबर को 50 की जगह 30 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है और कुछ गलत आंसर आ गया है। तो नंबर क्या है हमें पता नहीं है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 5 हो सकता है, 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब हमें नंबर नहीं पता है तो उस नंबर को क्या करते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। x को 50 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने x को मल्टीप्लाई कर दिया 30 से। ठीक है, तो 50 को x से मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है हमारे पास, 50x, 50 इंटू x यही आएगा, और 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 30x आता है, 30 इंटू एक्स 30x। इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग तो हमें मिल जाता है 400। बस यही तो है हमारा इक्वेशन। नजर आ गया इक्वेशन, अब तो आ गया ना नजर। चलो इसको लिख देता हूं मैं, 50x माइनस 30x इज इक्वल टू 400। जब एग्जाम में आएगा तो क्या करना है, हमें सीधा यही लिखना है इक्वेशन, कि उसे नंबर को मल्टीप्लाई करना था 50 से, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया 30 से,
और वो जो दो नंबर आते हैं उन दोनों का डिफरेंस 400 है। तो जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है या जब कुछ सॉल्व करते हो प्रैक्टिस के लिए भी, तो एक बार में इसी इक्वेशन को लिखना है और कुछ नहीं करना है। ये सारी कहानी तो आपके समझने के लिए है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। इक्वेशन सॉल्व करना अब तो आसान हो गया है। 50x माइनस 30x कितना होगा? 20x इज इक्वल टू 400 हमें दिया हुआ है। दिस इम्प्लाइज, अब इस 20 को हम लोग राइट साइड में लाएंगे तो यह डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यह 20 इधर नीचे आ जाएगा, इसके आ जाएगा ना। तो लेफ्ट साइड में बचेगा x इज इक्वल टू 400 बाई 20 इज इक्वल टू 0 0 कट जाएगा, 20 आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 20। आसान था। देखो अब नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा। लेकिन अगर समझ में आ गया एक बार इक्वेशन बन गई, एक बार इक्वेशन बन गई किसी भी तरीके से, तो उसके बाद कितनी देर का क्वेश्चन है? 30 सेकेंड, उससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। चलो बहुत ज़्यादा मानोगे तो 1 मिनट। तो ध्यान से समझो, समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है इक्वेशन बनाना। कोई एक नंबर था, उसको 50 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से 50 की जगह 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों आंसर में डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस हमें क्वेश्चन में दिया है 400। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व कर देना है। अब 50x माइनस 30x इज इक्वल टू 20x, 20x इज इक्वल टू 400। फिर 20 को हम लोग राइट साइड में ले जाते हैं तो लेफ्ट साइड में बच जाता है सिर्फ x, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। x इज इक्वल टू 400 बाई 20 इज इक्वल टू 20। तो हमें 20 को 50 से मल्टीप्लाई करना था, हमें नहीं, सॉरी, उस लड़के को 20 को 50 से मल्टीप्लाई करना था। अब चेक करना है इसको। यदि कॉन्फिडेंस में कमी है तो इसको बिल्कुल चेक करना है। 50 को उसे 20 से मल्टीप्लाई करना था तो कितना आंसर आना चाहिए था? 1000। लेकिन उसने कर क्या दिया? 30 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका आंसर कितना आ गया है अभी? 600। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है? 400। यही तो दिया है क्वेश्चन में, डिफरेंस 400 आ रहा है। इसके अलावा किसी और नंबर से ये सेट होगा ही नहीं। अब ये 20 जो आया है ये बिल्कुल सही आया है हमारे पास, कोई डाउट नहीं रह गया। अब 20 के ऊपर कोई डाउट तो नहीं है, अब सही आंसर आया है। ठीक है, इसी तरह से चलना है एग्जाम में भी। जब तक नहीं समझ में आता है धीरे धीरे चलना है, और एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तब तो फिर चुटकियों में बनेगा ये सब। यह सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। 0.6 टाइम्स अ नंबर इज इक्वल टू 0.08 टाइम्स अनदर नंबर। द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज। आसान है क्वेश्चन तो। इसमें दो नंबर्स की बात हो रही है, इसमें एक नंबर नहीं है। कोई एक पहला नंबर है, 0.6 टाइम्स दैट नंबर, 0.6 टाइम्स कोई एक नंबर है। ये हमारे पास एक नंबर है, मान लो इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 0.6 टाइम्स। जब 0.6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरा नंबर जो है ये हमारा दूसरा नंबर है, इसको 0.08 से मल्टीप्लाई किया, है ना। पहले नंबर को 0.6 से मल्टीप्लाई किया और दूसरे नंबर को 0.08 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या दिया है क्वेश्चन में? इक्वल टू हो जाते हैं, दोनों नंबर इक्वल हो जा रहे हैं, दोनों नंबर बराबर हो जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं है। अब ना हमें ये नंबर पता है ना हमें ये नंबर पता है, दोनों नहीं पता है, और हमें निकालना है दोनों का रेशियो। तो मान लेता हूं पहले नंबर को मैं a और दूसरे नंबर को b। x और y मानते हैं हम लोग, चेंज करने के लिए मैंने a और b रख दिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, बात वहीं की वहीं रहेगी। दो नंबर्स हैं हमारे पास a और b। a को जब 0.6 से मल्टीप्लाई करते हैं और b को जब 0.08 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यह हमारा इक्वेशन हो गया 0.6 टाइम्स a इज इक्वल टू 0.08 टाइम्स b। अब इस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, और अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था कि एक इक्वेशन में दो वेरिएबल हो यदि, तो हम लोग उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। याद है? एक इक्वेशन में यदि दो वेरिएबल आ जाए और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यदि, तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
पर हमें यहाँ तो निकालना भी नहीं है, ए और बी की वैल्यू निकालने को कहा भी नहीं गया है। हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए दोनों का रेशियो, मतलब ए बटा बी हमें चाहिए। तो ए बटा बी तो निकल जाएगा ना, बी को जब इधर ले आएंगे हम लोग तो क्या होगा, बी को मैं इस तरफ ले आता हूँ तो बी कहाँ आएगा, नीचे। तो क्या हो जाएगा, ये 0.6 ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 0.08। अब 0.6 को दूसरी तरफ ले जाते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारा ए बाई बी बच जाएगा। ध्यान समझ में आ रहा है क्लू कहाँ से मिलता है। हम लोग ए और बी को एक तरफ ले आए, नंबर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमें ए और बी मिल गया, ए बाई बी मिल गया, ए बाई बी यही तो रेशियो होगा हमारा। तो क्या होगा यहाँ 0.06 किधर जाएगा, नीचे। 0.08 डिवाइड बाई 0.6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/60 इज इक्वल टू, ये 4 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू 15 60। तो हमारा रेशियो क्या हो गया, 2:15। ऑप्शन सी। अब चेक करना चाहते हैं तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं हम लोग। पहला नंबर 2 है, इसको 0.6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आता है 1.2। और दूसरा नंबर 15 है, इसको 0.08 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 1.20। ये दोनों तो बराबर ही हैं, बराबर है ना। घबराना नहीं है, शुरू में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, समझ में आ जाएगा तो टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो 2:15 हमारा सही आंसर है। रेशियो हमारा ए और बी का 2:15 आएगा। अब यह ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी यह यूज हो सकता है। एक इक्वेशन में यदि 2 वेरिएबल आ जाएं तो या तो हम लोग उसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते हैं, तुक्का मार सकते हैं हम लोग, तुक्का मारेंगे लग ही जाएगा, आधे से ज़्यादा बार लग जाएगा। जैसे अगर तुक्का मार के मैं यहाँ ए की वैल्यू 1 रख ही देता तो बी की वैल्यू कुछ आती ना। यदि मान लो रख दिया ए की वैल्यू में 1, ए की वैल्यू 1 आ गई, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इक्वेशन अब क्या हो गया 0.6 इज इक्वल टू 0.08 बी। यहाँ से b को हम लोग निकाल सकते हैं 0.08 डिवाइड बाय 0.6 निकाल सकते हैं ना। सॉरी उल्टा कर रहा हूं ना मैं, b ऊपर है तो ये उल्टा आएगा ना, 0.6 बाय 0.08 इज इक्वल टू 60/8, दैट इज इक्वल टू 4 से कटेगा 15/2, वो हो जाएगा 7.5। तो हमारा क्या हो गया, a को 1 लिया था हमने और b को ले लिया अब 7.5। रेशियो फिर से निकालना होगा a बाई बी, तो क्या आ जाएगा हमारा 1/7.5 इज इक्वल टू 2/15। फिर से हमारा यही आंसर आ गया। तो हिट एंड ट्रायल से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कुछ एक रैंडम नंबर मान लिया, उससे भी हो सकता है आंसर आ जाए, या नहीं तो a बाई बी रेशियो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इक्वेशन किस किस तरह के बन सकते हैं ये सब आपको समझना है यहाँ पे। यह हमारा थर्ड क्वेश्चन है। A boy was asked to find the value of 3/8 of a sum of money. Instead of multiplying it by 3/8, he divided it by 3/8. His answer exceeded by ₹55. Find the correct answer. वहीं पिछले जैसा क्वेश्चन है, यह भी कोई खास फर्क नहीं है। उसको किसी एक नंबर को 3/8 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन उसने गलती से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो आंसर गलत ही आएगा, गलत आया है आंसर, और दिया है कि जो सही आंसर था उससे 55 रुपये ज़्यादा आ गया उसका आंसर, है ना। तो सही आंसर हमें निकालना है। फिर से कुछ नहीं करना है, लिख लो, मान लो यह हमारा एक नंबर था, यह नंबर था, इसको 3/8 से मल्टीप्लाई करना था, यही करना था। क्वेश्चन में यही दिया है ना, बॉय वॉज आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/8 ऑफ अ सम ऑफ मनी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने क्या किया है, उसने 3/8 से डिवाइड कर दिया इस नंबर को। 3/8 से उसने मल्टीप्लाई करने की जगह पर डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 3/8। मतलब क्या हुआ उसका, उसने 3 नीचे चला गया उसका,
है ना, 3 नीचे आ गया, 8 ऊपर आ गया, डिवाइड करने से तो ऐसा ही होगा। तो उसने इंटू 3/8 करने की बजाय इंटू 8/3 कर दिया। यह कर दिया उस लड़के ने, आंसर गलत हो गया, होना भी चाहिए था। तो अब ये जो दो नंबर आए हैं तो ऑब्वियस है यही छोटा होगा, 3/8 है, नंबर छोटा हो गया, और यहाँ 8/3 हो जाएगा, यह बड़ा नंबर है। तो ये नंबर जो है इससे 55 रुपये ज़्यादा आ रहा है उसके पास, 55 का डिफरेंस है ना, 55 रुपये ज़्यादा आ गया। ज़्यादा आया तो क्या आया, यह आंसर आ गया उसका। जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए था उसे 55 ज़्यादा किया, तो यह उसका गलत आंसर आ गया। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया है, और यही एक नंबर है जो इधर भी है और यह इधर भी है। जो हमें नहीं पता है तो उसको हम लोग x मान लेते हैं। यहाँ भी x आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा। अब इस x के लिए बहुत ही सुंदर सा इक्वेशन बन गया जिसको सॉल्व कर देना है। x इंटू 3/8 प्लस 55 इज इक्वल टू x इंटू 8/3। आसान है ये इक्वेशन, तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग इस 3/8 को इधर ले आते हैं ताकि ये 55 प्लस रहेगा। अगर इसको इधर लाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, फिर नेगेटिव कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है उसमें, लेकिन प्लस में चलें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमारे पास क्या आ गया, 8/3x। मैं राइट साइड को पहले लेफ्ट लिख देता हूँ, लेफ्ट को राइट में लिख रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। तो ये जब इधर आया था तो ये माइनस हो गया था, 3/8x। यह सब कुछ राइट में आना चाहिए था, मैंने पूरे को लेफ्ट में लिख दिया है। इज इक्वल टू लेफ्ट में बचा था 55। आराम से इसको सॉल्व कर देना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना आएगा, 4 इंटू 3 24, एलसीएम 24 आ गया। 8 इंटू 8 64 माइनस 3 इंटू 3 9 x इज इक्वल टू 55। इसका क्या मतलब होता है, (64 minus 9) 55x डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 55। यहां से कैंसिल करा दो 55 को, है तो एक ही बात। 55 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 24। हमारा x राइट साइड में चला गया, तो हमारा x 24 आया। लेकिन ये सही आंसर नहीं है, क्वेश्चन में पूछा कुछ और क्या है। देखो क्वेश्चन फिर से, फाइंड द करेक्ट आंसर। x 24 आया, लेकिन करेक्ट आंसर क्या था, x इंटू 3/8, 24 इंटू 3/8 इज इक्वल टू 9 रुपीज 9 हमारा सही आंसर है। जल्दबाजी में 24 नहीं मारना है, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एग्जाम में इस तरह के ऑप्शंस हमेशा रहेंगे जो मिसलीड करके आपको गलत आंसर में फंसा दे। बन रहा है ना अब तो। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375। व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स। अब ये डिफरेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। अलजेब्रा की यही खासियत है, हर बार एक अलग तरह का क्वेश्चन मिल जाता है। इसमें क्या है, हमें नंबर दिया गया है, 2 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर नहीं है, अब 2 नंबर है ना। 2 नंबर मान लिया हमने, A और B, दोनों नहीं पता है हमें। फिर से 2 वेरिएबल का इक्वेशन बन रहा है, देखना, लेकिन बन जाएगा क्वेश्चन, फिर भी बनेगा। इनफैक्ट इस पर 2 हमारे पास इक्वेशन भी बन रहे हैं, तो बन जाता है ये। हमें क्या दिया है, सम है दोनों का, A प्लस B। सम तो यही होगा, यह कितना दिया है 40, और प्रोडक्ट दिया है A इंटू B, यह कितना दिया है 375। यह दिया है क्वेश्चन में। पूछा क्या गया है, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब 1/A प्लस 1/B। यह क्या होता है 1/A प्लस 1/B, एलसीएम ले लेते हैं नीचे, A इंटू B एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया हमारा A प्लस B। अब हमें A प्लस B भी पता है और AB भी पता है, दोनों पता है ना, तो इसमें इक्वेशन सॉल्व करने वाली कोई बात ही नहीं है।
40/375। सीधा सीधा हमें दोनों की वैल्यू पता है, a + b 40 दिया है, a b 375 दिया है। अब ये 5 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 8, नीचे कितना आएगा 75। 8/75 हमारा आंसर। कितना आसान आ गया, आया ना। The sum of three consecutive numbers each divisible by 3 is 72. Which is the largest among them? फिर से एक अलग सा क्वेश्चन है ये, लेकिन बनेगा तो वैसे ही, हमारे पास वही एक छोटा सा इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व कर देना है। हमें क्या दिया है, 3 कंजिक्यूटिव नंबर्स। कंजिक्यूटिव नंबर्स मतलब क्या होता है, जो नंबर लगातार हैं, जैसे 1 2 3 कंजिक्यूटिव है, 6 7 8 कंजिक्यूटिव है, मतलब लगातार एक सीक्वेंस में आने वाले। लेकिन और भी कुछ दिया है इसमें, हमें दिया है ईच डिविजिबल बाय 3, मतलब 1 2 3 में सारे 3 से डिविजिबल नहीं है, 1 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 है। 6 7 8 की बात करें तो 6 है 3 से डिविजिबल, इन 7 और 8 नहीं है। तो ऐसे 3 लगातार नंबर चुनने हैं जो 3 से डिवाइड भी हो जाए। जैसे क्या हो सकता है, 6 9 और 12 अगर लेंगे तो लगातार हो सकते हैं। वहीं अगर 6 9 और 15 बोलोगे तो तीनों 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन ये कंजिक्यूटिव नहीं है, लगातार नहीं है, बीच में एक 12 छूट रहा है, 12 गायब हो गया यहाँ से, है ना। तो क्या हो सकते हैं 3 कंजिक्यूटिव नंबर, जैसे 6 9 और 12 अभी लिखा मैंने। 15 से अगर स्टार्ट करें तो 15 18 और 21 हो जाएगा। अगर 24 से स्टार्ट करें 24 27 और 30 हो जाएगा, है ना। 24 के बाद 25 और 26 दोनों 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। 29 के बाद 30 और 31 दोनों 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये तीनों लगातार हो रहा है। बात समझ में आ रही, कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 क्या हो सकते हैं। तो अब हमें पता नहीं है कि कौन से नंबर हैं, वो तीनों नहीं पता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, पहला नंबर को 3 इंटू कुछ एक नंबर मान लेते हैं। दूसरा नंबर जो होगा 3 इंटू ये जो पिछला नंबर है प्लस 3, मतलब ये पिछला नंबर जो आया उससे 3 ज़्यादा हो रहा है, हर बार वही हो रहा है ना, 15 3 18। फिर 18 में 3 ऐड करना है, मतलब 3 इंटू जो आएगा नंबर, पहला नंबर जो आएगा उसमें +6 करना है। या तो इसमें +3 करेंगे तो भी +6 हो जाएगा, या यहाँ पे सीधा +6 कर दें। यही 3 नंबर हमारे पास आने हैं। 3 इंटू कुछ नंबर, मतलब पहला नंबर जो है उसको कुछ मानना होगा, 3 इंटू कुछ। अगर ये 3 नंबर मानते हैं हम लोग तो क्या हो रहा है, 3 इंटू 2 ले रहे हैं यहाँ पे। अगर ये 3 मानते हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, 3 इंटू 5 ले रहे हैं हम लोग। 15 + 3 यहाँ आ रहा है, 15 + 6 यहाँ आया है। अगर ये 3 लेते हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 3 इंटू 8 ले रहे हैं। पहला नंबर 3 इंटू 8 हुआ, फिर उसमें 3 ऐड कर दिया +3, फिर उसमें +3 ऐड कर दिया +6। तो 3 नंबर जो हमारे पास है ये इस तरह से हम लोग मानेंगे, 3 इंटू कुछ एक नंबर, फिर उस नंबर में +3 किया, फिर उस नंबर में +3 और किया। तो यह हमारे 3 नंबर हैं। अब हमें लार्जेस्ट पूछा गया है, मतलब ये नंबर पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन में क्या है। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया है, इक्वेशन बनाने की बात है, आधा इक्वेशन तो बन ही चुका है। अब क्या इक्वेशन बन सकता है हमारा, थोड़ी सी मैं जगह साफ कर लेता हूं। इस नंबर को हम लोग n मान लें, n और n तीनों में n लिख देते हैं। तो क्या हुआ, पहला नंबर 3n, दूसरा नंबर 3n + 3 और तीसरा नंबर 3n + 6। n मानना कोई ज़रूरी नहीं है, a भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, z भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। मैं हर तरह के नंबर बस दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है यहाँ। अब हर एक बुक में x नहीं होगा, कहीं पे कुछ और भी हो सकता है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 3 नंबर आ गए हैं। हम 3 कंजिक्यूटिव नंबर है, तीनों कंजिक्यूटिव नंबर कैसे आते हैं, जो 3 से डिवाइड भी होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इन तीनों का सम हमें दिया है क्वेश्चन में 72 है। अब तो बहुत ही सुंदर सा इक्वेशन बन गया है ये। अब तो इसको सॉल्व होने में कोई परेशानी नहीं है।
3n यहाँ है, 3n यहाँ है और 3n यहाँ है, मतलब 9n प्लस 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, 3 + 6 9 इज इक्वल टू 72। अब हम लोग 9 को राइट साइड में लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा, 72 - 9 इज इक्वल टू 63। n इज इक्वल टू 63/9, 7 आ गया हमारा। अब हमें निकालना क्या है, 3n + 6 लार्जेस्ट एमंग देम पूछा गया है। n नहीं निकालना है, 3n भी नहीं निकालना है, n भी नहीं निकालना है, 3n भी नहीं निकालना है, हमें निकालना है 3n + 6, मतलब 7, 3 × 7 + 6, 21 + 6 इज इक्वल टू 27। ऑप्शन सी। देख लो, अब हम कुछ भी निकाल दो, 3n निकालोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, 3n + 3 निकालोगे तो भी आंसर मिल जाएगा, लेकिन 27 सही आंसर है, 27। इन सब बातों का ध्यान रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग 12 नंबर्स, और 12 नंबर दिए हुए हैं। इस 12 नंबर में हमारे पास लास्ट में x भी है ना। 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 एंड x, लास्ट में x है। ही फाउंड द अर्थमेटिक मीन टू बी 12। उसने अर्थमेटिक मीन 12 पाया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? द वैल्यू ऑफ x विल बी, यही क्वेश्चन है। थोड़ा सा अलग हो गया फिर से। ये अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले अर्थमेटिक मीन पता होना चाहिए क्या होता है। एक पिछले क्वेश्चन भी हम लोग बात कर चुके हैं। मीन क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स n। मतलब यहाँ 12 नंबर हैं तो n 12 होगा। 12 नंबर का मीन निकालना है तो मतलब सम ऑफ द ऑल द नंबर्स डिवाइड बाय 12। अगर 20 नंबर का निकालना है तो सम ऑफ ऑल द नंबर्स बाय n, मतलब 20। जितने भी नंबर्स का मीन निकालना है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इसी को हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। अर्थमेटिक मीन और एवरेज में कोई फर्क नहीं होता है ना। तो अब हमें क्या दिया है? अर्थमेटिक मीन उसने निकाला 12, बच्चे ने यही निकाला, अर्थमेटिक मीन 12 है। और हमें सारे नंबर्स भी दिए हैं, दिया है ना। सबका सम निकाल दें हम लोग। सम निकाल सकते हैं हम लोग। 3 + 11 14 + 7 21 + 9 30 + 15 45 + 13 58 58 + 8 66 + 19 85 + 17 85 + 17 102 102 + 21 123 123 + 14 137 प्लस लास्ट में x है ना। तो यह सम किसके बराबर होता है? हमारे पास है मीन इज इक्वल टू सम डिवाइड बाय n। तो यहां से सम क्या हो सकता है? सम इज इक्वल टू मीन इनटू n। यह सम हमने निकाल दिया, ये मीन इनटू n के बराबर होगा, और मीन हमें दिया है 12 और n हमें दिया है 12। दोनों हमारे पास 12 और 12 है। तो बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन हमारे पास बन गया। 137 + x इज इक्वल टू 144। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना तो करना ही नहीं पड़ेगा। x इज इक्वल टू 144 - 137 इज इक्वल टू 7। हमारा x का वैल्यू आ गया 7। कितना आसान था।